सौभाग्य है कि आज हम अपने विभाग में सभी विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार को लेकर के आए हैं। और संयोग ये है कि आज 31 महीने का अंतिम दिन है और आज मुंशी प्रेमचंद जी की जन्म जयंती है, जो कि उपन्यास सम्राट कहलाते थे। आप सभी लोग उनके नाम से परिचित हैं, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े मनीषी रहे हैं और हमने अपने पाठ्यक्रमों में उनकी कहानियां एकांकियां पढ़ी है। मुझे स्मरण है आज के दिन, क्योंकि मैं बनारस से आता हूं और बनारस के पास एक लम्ही ग्राम है, लम्ही ग्राम गांव है। ये लम्ही ग्राम ही मुंशी प्रेमचंद जी की जन्म स्थली है। तो आज हम लोग उनकी जन्म जयंती भी आज मना रहे हैं। और वो जो लम्ही ग्राम है, बनारस की एक परंपरा आपको बताऊं बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसको कोई प्रोत्साहन भी नहीं देता है, न सरकारी स्तर पर न सामाजिक स्तर पर। लेकिन बनारस में जितने नाट्य कर्मी हैं, रंगमंच के कर्मी हैं, जितने साहित्यकार हैं, कवि हैं, ये लोग लम्ही ग्राम जाते हैं आज के दिन और वहां पर पेड़ों के नीचे बैठकर कवि सम्मेलन करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, मुंशी प्रेमचंद को याद करते हैं। माने वो गांव ऐसा है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और ना कोई अरेंजमेंट किया जाता, और अपने घर से लोग टिफिन लेकर जाते हैं, वहाँ पिकनिक मनाते हैं, वहाँ पर साहित्यिक गतिविधियां करके एक साहित्यकार की जन्म जयंती सारे साहित्यकार मिलकर मनाते हैं। तो मुझे प्रसन्नता है कि आज हम लोग भी इसी तरह एक साहित्यकार की जन्म जयंती अपने विभाग में मना रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे अभिन्न मित्र डॉक्टर दिलीप धिंग जी। डॉक्टर दिलीप धिंग जी का परिचय आज मैंने इनका व्यक्तित्व आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप लोग अगर कोई भी जैन पत्र पत्रिका उठा के देख लीजिए, चाहे किसी भी संप्रदाय से प्रकाशित होती हो, चाहे मूर्ति पूजक प्रकाशित करते हो, चाहे स्थानकवासी, चाहे दिगंबर, आपको डॉक्टर दिलीप धिंग की कोई कविता, कोई निबंध, कोई कहानी उसमें जरूर मिल जाएगी। और वो लोग भी स्वाध्याय में रुचि रखते हैं, वो लोग इनसे परिचित हैं। और विशेष परिचय तो हमारे ऋषभ जी देंगे, जो संचालक है सत्र के। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि शायद ही कोई पुरस्कार हो जिनसे आपको ना नवाजा गया हो। और आपने 66 ग्रंथ लिखे हैं, 66 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। तो ऐसे हमारे प्रसिद्ध लेखक, मनीषी, और आज का विषय भी बड़ा रोचक है। आप चूंकि लेखन करते हैं, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि आप हमारे सभी विद्यार्थियों को लेखन कला बतलाइए, लेखन कला की बारीकियां सिखाइए। एक प्रकार से हमारी एक कार्यशाला भी है, व्याख्यान के साथ कार्यशाला भी है। सबसे बड़ी बात, हमारे जितने भी जैन विद्या के, जैन दर्शन के विद्यार्थी हैं, हम अगर सिर्फ बोलना जानते हैं, लिखना नहीं जानते, तो भी हमारा व्यक्तित्व अधूरा है। अगर हम सिर्फ लिखना जानते हैं, बोलना नहीं जानते, तो भी अधूरा है। और जैन विद्या का आज यदि हमको जन जन में सब जगह जैन दर्शन को फैलाना है, इसकी जैन दर्शन का विकास करना है, तो निश्चित रूप से हमें लिखना आना चाहिए। तो हमारे सभी विद्यार्थी जो लेखन का प्रयास भी करते हैं, कई लोग बहुत अच्छा लिखते भी हैं। तो आज हमारे जो विद्वान वक्ता बोलेंगे, उससे निश्चित रूप से इनको हम सबको प्रेरणा प्राप्त होगी। मैं विशेष परिचय के लिए और आगे की गतिविधि के लिए ऋषभ को निवेदन कर रहा हूँ। मैं आपको एक ग्रंथ दिखाना चाहता हूँ, ये मेरे पास है। अगर ये सीधा दिख रहा हो तो सीधा दिख रहा है क्या? ये उल्टा? जी सीधा दिख रहा है। ये लिखा है समय और समय सार। ये इनकी कृति है, एक अनुसंधात्मक कृति है। और आपको बताऊं, आप मूलतः स्थानकवासी परंपरा के हैं, लेकिन आपने अपनी लेखनी से, अपने अनुसंधान से सभी संप्रदायों में, सारी विद्वत जगत में अपनी छवि स्थापित की है। ये इनकी बड़ी महत्वपूर्ण शोध कृति है। इसी तरह इन्होंने अनेक ग्रंथों का सृजन किया है। अब मैं निवेदन करता हूं
ऋषभ से कि वो आगे की गतिविधि प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनेकांत जी सर को, जिन्होंने संपूर्ण व्याख्यान की भूमिका यहाँ बनाई। सर्वप्रथम आज के हमारे अतिथि विद्वान वक्ता लेखक का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, श्रीमान दिलीप दीन जी का। और इस सत्र के मंगलाचरण हेतु मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा हमारे ही विभाग की विशिष्ट आचार्य की छात्रा रीता पिचौरिया जी से, वे मंगलाचरण करके सभा का प्रारंभ। अरे रीता, अपना अनम्यूट करो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है, जोर से बोलो थोड़ा। नहीं बोल सकते थे, क्लास तो नहीं कर सकते। पडमामि पड्माणं इत्थं धम्मसकत्तरं इत्थं धम्मसकत्तरं सिद्धे विशुद्ध स्वभावे तमरेयनाडं सं चरित तव वीर्यात्। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती रीता पिचौरिया जी को, जिन्होंने वर्धमान स्वामी का स्मरण करके इस व्याख्यान माला का प्रारंभ किया। हमारे बीच में आज जो विद्वान उपस्थित हैं, जो एक स्वयं बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और एक विशिष्ट विषय लेकर हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। विद्वान का नाम है श्रीमान दिलीप दीन जी। आप विगत 3.5 दशकों से, मतलब लगभग 35-40 वर्षों से आप शुद्ध साधना में संलग्न हैं। आप एक कवि हैं, एक लेखक हैं, साहित्यकार हैं, आप एक जैन विद्वान हैं। हजारों रचनाएं सैकड़ों पत्र पत्रिकाओं में आपके द्वारा प्रकाशित हुई हैं। आपके द्वारा राजस्थानी भाषा में एक पार्श्वनाथ जिन पूजन रची गई है, जो मेवाड़ और राजस्थान के अनेक स्थानों पर प्रतिदिन पढ़ी जाती है। जैसा कि हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया, छोटी बड़ी 66 पुस्तकों का सृजन आपके द्वारा आपके जीवन काल में हुआ है, एवं इन पुस्तकों का अनुवाद भी अन्य अनेक भाषाओं में अन्य विद्वानों द्वारा किया गया है। आपने मोहनलाल चुकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से प्राकृत विषय से आचार्य करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया। जैन आगमों में आर्थिक चिंतन, इस विषय पर आपने विद्यावारिधि की उपाधि प्राप्त की। वर्तमान में आप अंतरराष्ट्रीय प्राकृत अध्ययन व शोध केंद्र चेन्नई के निर्देशक। आप अनेक साहित्यिक, अकादमिक, सांस्कृतिक एवं प्रतिष्ठानों से जुड़े हुए हैं। अनेक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लेना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही आप कवि हैं, साहित्यकार हैं, वक्ता हैं, स्वाध्यायी हैं, और साथ ही साथ एक विशेष रूप से आप एक कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता संबंधी कुछ बातें मुझे आपके परिचय में प्राप्त हुई। आपके द्वारा भगवान पार्श्वनाथ की जयंती, किसी का माइक अनम्यूट है तो मेरा निवेदन है, मुझे थोड़ा आवाज डिस्टर्ब हो रही है। जी, आपके द्वारा पार्श्वनाथ भगवान की जयंती के उपलक्ष्य में अहिंसा दिवस घोषित करवाया गया। इसके अलावा मेवाड़ उद्धारक दानवीर भामा शाह की जयंती और पुण्यतिथि मनाने की शुरुआत भी आपने ही कराई। आपके को जो समय समय पर पुरस्कार प्राप्त हुए, उनकी बहुत लंबी सूची है, मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। आपको आचार्य हस्ती स्मृति सम्मान, साहित्य मनीषी, आचार्य हस्ती अहिंसा अवार्ड, आचार्य हस्ती करुणा वक्ता अवार्ड, सेवा रत्न, अणुव्रत लेखक पुरस्कार, कुंद कुंद ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी भूषण, जीतो सेवा अवार्ड, आचार्य नानेश स्मृति सम्मान, और लेटेस्ट जिसे हम कहें आचार्य नानेश स्मृति सम्मान सहित अनेकों सम्मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी लेखक, वक्ता और विद्वान के द्वारा हमें आज जैन दर्शन में, जैन विद्या में लेखन कला, इस विषय पर बहुत ही मार्मिक व्याख्यान सुनने का लाभ मिलेगा।
मैं समय व्यर्थ न करते हुए हमारे विद्वान श्री से निवेदन करूंगा, कृपया अपने व्याख्यान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें। सबको सादर जय जिनेन्द्र। प्रोफेसर अनेकांत कुमार जी जैन ने बहुत ही अच्छी भूमिका रख दी। आज जिनकी जयंती है, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी, उनके बारे में भी जो बात उन्होंने बताई वो मुझे भी पता नहीं थी। ऐसी निष्ठा जैन विद्या में भी जैन विद्वानों के प्रति, जैन साहित्यकारों के प्रति हमारी बने तो काफी काम आगे बढ़ सकता है। और इसी विषय को लेकर एक लेखक के जन्मदिन पर हम लेखन की कला के बारे में आज कुछ चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने अच्छा शब्द दिया कार्यशाला का कि यह एक लड़की है। लेखन कला तो लेखन कला होती है, फिर भी जब जैन विद्या की बात आती है तो उसमें जो लिखने वाले हैं उनका दायित्व बढ़ जाता है। आज तकनीकी जमाना है और तेज तकनीक का जमाना है, इसमें लोगों का लिखना कम हो गया है, खत्म नहीं हो गया है बहुत सारे लोगों का। आदमी सब कुछ फटाफट कर लेना चाहता है, उसे गुणवत्ता और गहराई की फिक्र नहीं है। कुछ लोग लिख रहे हैं लेकिन उनके लेखन में मौलिकता, चिंतन, तथ्य, शिल्प और शैली का अभाव नजर आता है। कुछ लोग अपने लेखन में अहिंसक और नैतिक मूल्यों की खुली अवहेलना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मूल्यपरक और मौलिक लेखन करने वाले रचनाकारों का सक्रिय होना बेहद जरूरी है। नई पीढ़ी में श्रेष्ठ व आदर्श लेखन करने के लिए रचनाकारों को तैयार करना बहुत जरूरी है। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा तकनीकी रूप से। अच्छी शैली में लिखी गई साधारण और छोटी सी रचना भी पाठकों को प्रेरित और प्रभावित कर सकती है। इसके विपरीत महत्वपूर्ण विषय पर ठीक प्रकार से नहीं लिखी गई लंबी रचना भी वांछनीय प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं हो पाती है। वस्तुतः लेखन एक कला है और कला साधना और अभ्यास मांगती है। साधना और अभ्यास से कला में निखार आता है। एक श्रेष्ठ लेखक या लेखिका बनने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखना होता है। कुछ मार्गदर्शी बिंदु मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला बिंदु है स्वाध्याय। स्वाध्याय का जैन विद्या के क्षेत्र में बड़ा महत्व है। किसी से भी कोई भी स्वाध्याय के महत्व से अनभिज्ञ नहीं है। अच्छा लेखक बनने के लिए अच्छे लेखकों और कवियों को पूरे मनोयोग से पढ़ना चाहिए। अच्छे साहित्यकारों के लेख, निबंध, शोध निबंध, गीत, कविता, कथा, लघु कथा, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार आदि को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनकी लिखने की कला, उनके पीछे लगे परिश्रम तथा प्रभाव का आकलन करना चाहिए। इसके अलावा लेखक को जिस विषय पर लिखना हो उस विषय की समुचित जानकारी होनी चाहिए। विषय की जानकारी जितनी विशद होगी लेखन उतना ही प्रामाणिक और व्यापक बनेगा, प्रभावी बनेगा। जानकारी बढ़ाने के लिए संबंधित विषय के प्रमुख साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। उस विषय का व्याख्यापरक, अनुसंधान परक, सर्वेक्षणात्मक और अन्य साहित्य पढ़ना चाहिए। बेहतर, उपयोगी और प्रभावशाली लिखने के लिए अध्ययनशीलता यानी स्वाध्याय वृत्ति बहुत आवश्यक है। दूसरा मार्गदर्शी बिंदु है अनुप्रेक्षा, जो स्वाध्याय का ये भेद होता है। लेखन भी स्वाध्याय है, हम इस तथ्य को ध्यान में लें। अनुप्रेक्षा स्वाध्याय का महत्वपूर्ण अंग है। अनुप्रेक्षा का आशय है वैचारिक मंथन, चिंतन मनन, अनुशीलन, परिशीलन। अच्छे लेखन के लिए जिस प्रकार श्रेष्ठ लेखकों को पढ़ना लाभकारी है, वैसे ही लेख या रचना की विषय वस्तु की अनुप्रेक्षा भी लाभकारी है। अनुप्रेक्षा से पठित सामग्री के विश्लेषण की क्षमता का विकास होता है
जो लेखन में सहायक बनती है। इसी प्रकार किसी भी विषय पर लिखने से पहले की जाने वाली अनुप्रेक्षा रचना को आकार देती है। अनुप्रेक्षा सिर्फ रचना की ही नहीं अपितु स्थिति, परिवेश और घटना की भी की जानी चाहिए। इससे समझ गहरी और दृष्टि व्यापक बनती है। दृष्टि जितनी व्यापक, सम्यक और उदार होगी, लेखन भी उतना ही व्यापक और स्थायी महत्व का होगा। हमारी दृष्टि की संकीर्णताओं की वजह से मैंने कुछ नामी जैन विद्वानों के लेख पढ़े। कुछ दार्शनिक और तत्व ज्ञान संबंधी मान्यताओं में छोटा बड़ा फर्क रहता है। उनको लेकर जो उनके सहमति योग्य बिंदु नहीं होते हैं, उनके बारे में मैंने जो शब्द पढ़े उनके बारे में एक बात बताता हूँ कि नहीं, ऐसी प्ररूपना करने वाले तो महापापी है, मिथ्यात्वी है, अनंत संसारी है। ये किसी जैन विद्या के लेखक की भाषा नहीं हो सकती है। ठीक है, हम हमारा प्रतिपादन करें, अवश्य करें, लेकिन इस तरह से किसी को सीधा सीधा महापापी और मिथ्यात्वी ठहरा देना, अनंत संसारी कह देना, ये जैन विद्या की लेखन की भाषा नहीं होनी चाहिए। और वर्तमान का समय की भी ये जरूरत नहीं है। ठीक है, पिछले पूर्वाचार्यों ने या पूर्व विद्वानों ने जो कर दिया होगा वो कर दिया होगा। हमें वर्तमान में सौहार्दवर्धक लेखन करना चाहिए, जुड़ने वाला और जोड़ने वाला लेखन करना चाहिए। किसी पर आक्षेप और कटाक्ष नहीं करना चाहिए। हमारी बात को निश्चित रूप से कहना चाहिए, लेकिन कहने का तरीका हमारा अच्छा होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। तीसरा मार्गदर्शी बिंदु है श्रवण। यहाँ वहां आयोजित होने वाली साहित्यिक गोष्ठियों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, व्याख्यानों और कार्यशालाओं में लेखकों, कवियों के विचारों और उनकी रचनाओं को सुनना चाहिए। ऐसे आयोजनों में विशेषज्ञों का अनुभवपूर्ण मार्गदर्शन मिलता है। लेखकों से मिलने और उनसे चर्चा करने का अवसर मिलता है। इस दौरान किसी लेखक से प्रत्यक्ष परिचय या मैत्री संबंध भी बन सकता है। लेखकों, कवियों और विद्वानों से मैत्री व्यक्ति की लेखन यात्रा और जीवन यात्रा में पर्याप्त पाथेय प्रदान कर सकती है। इससे साहित्यिक आयोजनों में अवसर के अनुसार स्वयं को भी प्रस्तुति देनी चाहिए। इससे अपने लेखन का मूल्यांकन तथा आत्म सुधार का अवसर मिलता है। अगला मार्गदर्शी बिंदु है शब्द सामर्थ्य व भाषा ज्ञान। प्रभावी लेखन के लिए शब्दों का भंडार तथा भाषा का अच्छा ज्ञान बहुत आवश्यक है। एक ही शब्द के विभिन्न पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में भी सूक्ष्म अंतर होता है। यदि आवश्यक हो तो उस अंतर को समझने का प्रयास करना चाहिए। उपयुक्त शब्द का उपयुक्त स्थान पर प्रयोग करने से लेखन प्रभावशाली बनता है। अनावश्यक, कठिन और क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से लेखन के सहज प्रवाह को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। लेखन स्पष्ट, सरल, सुबोध, प्रवाहबद्ध, रोचक और विषयानुकूल होना चाहिए। विषयांतर नहीं करना चाहिए। और जहां तक हिंदी लेखन की बात है, उसमें अनावश्यक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आवश्यक होने पर लेखन में मुहावरों, लोकोक्तियों, शास्त्र की गाथाओं का प्रयोग करना चाहिए। मौलिकता। लेखन में ईमानदारी, मौलिकता और प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। इसी से किसी लेखक की पहचान और साख और विश्वसनीयता बनती है। किसी रचना की गुणवत्ता और स्तरीयता में अल्प बहुत चल सकता है, लेकिन रचना की मौलिकता के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। मौलिक लिखने के भाव और संकल्प के साथ बौद्धिक और मानसिक परिश्रम जुड़ा हुआ है। यह परिश्रम ही नव सृजन का हेतु बनता है। जैन विद्या के शोध में वर्तमान में जो देखा जाता है नकल की प्रवृत्ति, वह बहुत ही चिंताजनक है। वैसा नहीं होना चाहिए। हम इससे बचें। विद्वान भी इसमें विवेक रखें, क्योंकि कुछ नामी विद्वान और साधु भी शोध कार्यों में इस गलत प्रवृत्ति को किसी न किसी रूप में अपने छोटे मोटे स्वार्थों के लिए आगे बढ़ा देते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। जैन विद्या एक बड़ा व्यापक विषय है और बड़ा पवित्र विषय है। इसमें इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। तो जो ये कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट यानी नकल की जो प्रवृत्तियां देखने में आती है, वो अच्छी नहीं है। हमारा शोध कार्य स्तरीय होना चाहिए। वैसे तो ऐसा सुना जाता है कि आजकल हर जगह शोध की गुणवत्ता घटी है, लेकिन दूसरों की चिंता हम करें नहीं करें, पहले हमारा जैन विद्या की बात चल रही है, तो जैन विद्या के क्षेत्र में हम
हमारे शोध की गुणवत्ता को बढ़ाएं। जहां इस तरह का जो सौदेबाजी होती है या नकल की प्रवृत्ति होती है या पैसे ले देकर जो काम होता है, इससे साहित्य और सच्चे साहित्यकार के साथ अन्याय होता है। इस अन्याय को रोका जाना चाहिए। इससे साहित्य का प्रभाव भी कम होता है और साहित्य विकास की धाराएं अवरुद्ध हो जाती है। अतः नकल की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना चाहिए और मौलिकता को महत्व देना चाहिए। एक सच्चे लेखक को जहां जरूरी हो वहां संदर्भ के साथ अपनी बात लिखनी चाहिए। कोई महत्व की बात, विशेष तथ्य, कथन, कविता या काव्य पंक्तियां यदि कहीं से ली गई हो तो स्रोत, कवि या लेखक का उल्लेख करना चाहिए, भले वो किसी भी परंपरा का हो। इससे लेखन प्रामाणिक और विश्वसनीय बनता है। अनुवाद और संपादन। अंग्रेजी में कुछ लेखकों को पढ़ने पर प्रतीत हुआ कि यह तो पूर्व में हिंदी में या किसी अन्य भारतीय भाषा में लिखित उपलब्ध सामग्री का अंग्रेजी अनुवाद मात्र है। ऐसे अंग्रेजी लेखन में नव चिंतन, नव शोध और नव सृजन का नितांत अभाव होता है, लेकिन अंग्रेजी के नाम से चल पड़ता है। अनुवादक अपने आप को लेखक समझता है, पाठक प्रायः इस तथ्य से अनभिज्ञ रहता है। अंग्रेजी भाषा की जानकारी ज्ञान की एक धारा मात्र है। अंग्रेजी में लिखने बोलने की क्षमता मात्र से किसी को अधिक बुद्धिमान या प्रतिभाशाली समझ लेना ठीक नहीं है। किसी भी भाषा के अनुवाद और प्रयोग के बारे में यह नियम लागू होता है। इसी प्रकार संपादन भी सृजन नहीं है। अनुवाद और संपादन भी साहित्य की विधाएं हैं। इन विधाओं में भी विद्वता और दक्षता आवश्यक है। इस प्रकार की दक्षता भी लेखन निखारती है। हाँ, कई बार श्रेष्ठ रचनाओं के बढ़िया अनुवाद या उत्तम संपादन में सृजन का तत्व भी समाविष्ट रहता है। वस्तुतः वह अनुवादक या संपादक की सृजनात्मकता के कारण ही श्रेष्ठ हो पाता है। अच्छे लेखक बनने के लिए एक अच्छा बिंदु यह है पुनर्लेखन। लेखन क्षमता के विकास का विशेष सूत्र है रीराइटिंग। रचना यात्रा की शुरुआत में पुनर्लेखन की जरूरत अधिक होती है। पुनर्लेखन तुरंत नहीं करना चाहिए, कुछ अंतराल के बाद, कुछ विश्रांति के बाद करना चाहिए। यह अंतराल कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक और कई दिनों तक का भी हो सकता है। लेखन की या रचना की आकार के आधार पर रचना लिखकर ध्यानपूर्वक पढ़ने और उसे वापस लिखने से रचना स्वयं के द्वारा ही संपादित हो जाती है और उसमें निखार आता है। आवश्यकता महसूस होने पर पुनर्लेखन दोहराया जाना चाहिए। इससे रचना और अधिक परिष्कृत, समृद्ध और त्रुटि रहित बनती है। सतत अभ्यास। अच्छा लेखक बनने के लिए नियमित लिखने का अभ्यास करना चाहिए। साहित्य में लेखन की अनेक विधाएं और शैलियां होती है। गद्य और पद्य दोनों में अलग अलग विधा के अलग अलग नियम होते हैं। छंद शास्त्र के नियम होते हैं, काव्य के नियम होते हैं, मात्राओं के नियम होते हैं। लेखक जिस विधा में रचना करना चाहता है उसे उस विधा को जानना और सीखना चाहिए। साहित्यिक लेखन के अलावा सामान्य लेखन में भी अभ्यास आवश्यक है। लेखक को अपनी रुचि और क्षेत्र के अनुसार लिखने का अभ्यास करना चाहिए। लिखने का अभ्यास करने वाले अपने व्यावसायिक या पेशेवर ज्ञान या अनुभव के किसी प्रेरणादायी तथ्य या प्रसंग को लेखन का विषय बना सकते हैं। इसके अलावा कभी किसी कार्यक्रम का समाचार लिखने का अवसर आए तो लिखे। समाचार लिखना भी बहुत बड़ी कला है। आज बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं लेकिन उनके समाचार पत्र पत्रिकाओं में नहीं पहुंच पाते हैं। विशेष तौर से जैन विद्या के जो कार्यक्रम होते हैं तो उनको दैनिक समाचार पत्रों में लिखना चाहिए। और वो कार्य यदि हम कहीं हैं तो हम नए विद्यार्थियों को वो कार्य हम सौंपे कि समाचार आपको भेजना है, सब जगह भेजना है, और समाचार इतना सारगर्भित हो कि छापने वालों को भी असुविधा नहीं हो। आपके लिखे समाचार के प्रकाशित होने पर आपको और आयोजकों को खुशी होगी। इसके अलावा एक और लिखने का अभ्यास के लिए हम दैनिक ही लिख सकते हैं, डायरी। महात्मा गांधी और बड़े बड़े उद्योगपति भी डायरी लिखते थे, बड़े बड़े संत डायरी लिखते थे। भले ही कोई नियमित नहीं लिखे या मान्य लेखक नहीं बने, लेकिन आवश्यकता होने पर ठीक ठीक सही लिख ले, ऐसी योग्यता भी बड़ी काम आती है। अतः लिखने का अभ्यास रखना चाहिए। लिखने के अभ्यास में एक सूत्र है पत्र लेखन। हम श्रीमद राजचंद्र और महात्मा गांधी के बीच जो पत्र लेखन हुआ उसके बारे में जानते हैं। और भी बड़े बड़े साहित्यकारों के बीच में, बड़े बड़े व्यक्तियों के बीच में जो पत्र लेखन हुआ वो वर्तमान में हमारे साहित्य की अनमोल धरोहर है, क्योंकि वो लिखते थे।
तो लेखन कला विकसित करने का एक अनुभूत उपाय है पत्र लेखन। पत्र लेखन की शुरुआत मैंने भी खूब पत्र लिखे, हजारों पत्र लिखे। वो पत्र मैं लिखता था दैनिक समाचार पत्रों में, संपादकों के नाम पर, रोजमर्रा के विषयों पर। किसी की कोई रचना पढ़ लेता तो मैं अपनी टिप्पणी भेजता, मेरे पत्र छपते तो मुझे खुशी होती, मेरे नाम से पत्र छपा है। तो संपादक के नाम पत्र कॉलम में प्राय शीघ्र स्थान मिल जाता है, लेकिन स्थान पाने के लिए अपने आदर्शों के विपरीत कभी नहीं लिखना चाहिए। मसलन यदि अखबार में हिंसा के पक्ष में कोई बात छपी तो उसका तर्क संगत ढंग से गरिमामय भाषा में विरोध पत्र लिखे, चाहे पत्र छपे या नहीं छपे। इसी प्रकार यदि अहिंसा, संयम, समता, मानवता, देशभक्ति या किसी उच्च आदर्श के संबंध में कोई प्रेरक सामग्री हो तो उसके समर्थन में पत्र लिखें। इससे लेखन क्षमता, प्रतिकार क्षमता और विश्लेषण क्षमता का विकास होता है। साथ ही लेखक युगीन और ताजा संदर्भों से जुड़ा रहता है। इसी प्रकार साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी संपादक के नाम पत्र लिखने चाहिए। आज खूब लेखन हो रहा है, लेखन भी कर रहे हैं सब जने, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। हम प्रतिक्रिया दें, हमें अच्छा लगा, नहीं लगा, कैसा होना चाहिए, हम हमारी राय से अवगत कराएं। ये भी एक लिखने की विधा है कि हम हमारी राय को कितने प्रभावशाली तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। यदि किसी लेखक की रचना पसंद आए तो उस लेखक को भी पत्र लिखना चाहिए, और उस जिस पत्रिका में पत्र रचना छपी है उस पत्रिका के संपादक को भी पत्र लिखना चाहिए। इससे लेखक से रिश्ता बनता है, संपादक से रिश्ता बनता है। यह रिश्ता लेखन की प्रेरणा बन सकता है। लिखने की इच्छा रखने वालों को अवसर के अनुसार अपनों को भी पत्र लिखने की आदत डालनी चाहिए। खुशी, गम, सफलता, पर्व, त्योहार तथा विशेष प्रसंगों पर अपनों को पत्र लिखना चाहिए। बाजार में बिकने वाले किसी भी महंगे से महंगे, रंगीन और आकर्षक छपे छपाए कार्ड की बजाय हाथ से लिखे, भाव भरे एक पोस्ट कार्ड का महत्व अधिक होता है। इस बात को हम ध्यान रखें। अभी हमारे सामने रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। बहन या भाई अपने भाई या बहन को अपने हाथ से अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और पत्र लिखें। हो सकता है वो पत्र डाक से नहीं भेजें, हमारे आधुनिक संचार माध्यमों से भेजें, लेकिन मनोयोग पूर्वक लिख कर उसको भेजें। इससे हमारी लेखन कला विकसित होगी। इसमें एक मार्गदर्शी बिंदु है प्रकाशन। कितने ही लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी रचना प्रकाशित नहीं होती है। निष्ठा भाव से लिखने वालों को प्रकाशन की व्यग्रता और शीघ्रता से बचना चाहिए। उसे अपनी श्रेष्ठ रचना उपयुक्त पत्रिका में प्रकाशन के लिए भेजनी चाहिए। रचना भेजने के उपरांत उसके प्रकाशन की फिक्र नहीं रखनी चाहिए। आशा रखनी चाहिए कि अच्छी व उद्देश्यपूर्ण रचना को स्थान मिलता है। सामान्य तौर पर रचना प्रकाशन के संबंध में संपादक से किसी भी प्रकार का पत्राचार या पूछताछ करना ठीक नहीं है। संपादक के लिए इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना प्रायः कठिन होता है। ऐसी स्थिति में लिखने और लिखते रहने के लिए असीम धैर्य की जरूरत होती है। यदि कोई रचना प्रकाशित नहीं होती है तो इसे प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए और नई, बेहतर व उद्देश्यपरक रचना लिखनी चाहिए। जो संपादक किसी कारण से स्तरहीन, अमौलिक या अठीक रचना को अपनी पत्रिका में स्थान देते हैं, वे रचनाकार, पाठक और स्वयं की पत्रिका तीनों के साथ न्याय नहीं करते हैं। किसी रचना का प्रकाशित होना या नहीं होना ही अंतिम रूप से उस रचना या रचनाकार का मूल्यांकन नहीं है। संपादक के समक्ष किसी रचना को प्रकाशन के लिए चयन करने और नहीं करने के अनेक कारण हो सकते हैं। संपादक की कुछ मर्यादाएं भी हो सकती हैं। कभी कोई रचना समय, स्थान, संदर्भ या किसी अन्य कारण से बाद में भी प्रकाशित हो सकती है। रचना के प्रकाशित होने पर प्रसन्न और अपने आप को प्रोत्साहित महसूस करना चाहिए। आजकल अनेक नए पुराने लेखक, कवि सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं। ये एक खुला और स्वतंत्र मंच है। इस मंच का उपयोग जैन विद्या के क्षेत्र में उद्देश्य, गुणवत्ता और विवेक के साथ करने से ही परिश्रम सार्थक होगा और साख बढ़ेगी। लेखन से व्यक्ति रचनात्मक बनता है, सकारात्मक बनता है। ये मार्गदर्शी बिंदु लेखन कला के विकास में सहायक बन सकते हैं। जरूरत है कलम के बल पर
कुछ श्रेष्ठ करने की और श्रेष्ठ करने के संकल्प की। कहा जाता है कि कलम और तलवार दो ताकतें हैं, एक ताकत सृजन की है, दूसरी ताकत विध्वंस की है। कई बार हो सकता है तलवार भी विजयी बनी होगी, लेकिन स्थायी और सच्ची जीत हमेशा कलम की हुआ करती है। एनी बेसेंट ने कहा था कि एक शहीद के रक्त की तरह एक साहित्यकार के कलम की स्याही भी पवित्र होती है। असल में लिखने के लिए एक साहित्यकार को अपने मन से सन्यासी बनना पड़ता है, संत बनना पड़ता है, तब जाकर कोई लिख पाता है। मैं कहा करता हूँ, संत, सिपाही और साहित्यकार ये तीन ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी देश को सर्वाधिक जरूरत होती है। संत अपनी साधना से, अपने आचरण से देश को और दुनिया को मार्गदर्शन दिखाते हैं, समाज को मार्गदर्शन दिखाते हैं। सिपाही सीमाओं की रक्षा करते हैं। एक साहित्यकार संत की तरह भी जीता है और सिपाही की तरह भी जीता है, और वह समाज के संस्कारों की रक्षा करता है, समाज के जीवन मूल्यों की, हमारे मानवीय मूल्यों की, हमारी जो सांस्कृतिक मूल्य है, आध्यात्मिक मूल्य है, उनकी रक्षा करता है, उनमें स्थायित्व प्रदान करता है। इसलिए एक साहित्यकार की स्याही भी उसी तरह पवित्र और श्रद्धास्पद होती है जिस प्रकार एक शहीद के रक्त की बूंद होती है। ऐसी पवित्र, उदात्त और समर्पण की भावना के साथ किया हुआ लेखन असर करता है, कालजयी बनता है और युगों युगों तक संसार का मार्गदर्शन देता है, संसार को मार्गदर्शन देता है। मुझे इस व्याख्यान माला में यह अवसर देने के लिए मैं विशेष तौर से प्रोफेसर अनिकांत कुमार जी जैन का अत्यंत आभारी हूँ। वे स्वयं एक बहुत अच्छे लेखन है। वर्तमान में युगहीन परिप्रेक्ष्य में लिखने वाले युवा लेखकों में मेरे मन में उनके प्रति असीम सम्मान है और मुझे खुशी होती है। वो कितने विषय उनके जो मैंने पढ़े हैं और उनका लिखा हुआ मैं प्रसंग के अनुसार जैन विद्या को केंद्र में लेकर, वो बंद क्यों हो गया दादा, वे लिखते हैं। आज जो अध्यक्षता कर रहे हैं श्रद्धेय डॉक्टर वीर सागर जी जैन साहब, वे भी बहुत अच्छा लिखते हैं। प्राकृत विद्या जैसे एक शोध त्रैमासिक का वे संपादन करते हैं, मेरे पर भी बड़ा आशीर्वाद रखते हैं, मार्गदर्शन रखते हैं। और मुझे जो आज श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के जैन दर्शन विभाग के विद्यार्थियों से ये जो मिलने का अवसर मिला है, इससे मुझे मेरे मन में असीम खुशी है कि आपने मुझे विद्यार्थियों से मिलने, और कई विद्यार्थी, जैसा कि मुझे प्रोफेसर साहब ने बताया, अनेक विद्यार्थी इस उम्र में भी, बड़ी उम्र में भी वो अध्ययन कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है यह कि एक वो रचनात्मक काम से और ज्ञान से जुड़े हुए हैं। ज्ञान तो इस भव में और पर भव में और भव भव में हमेशा काम आता है। इस ज्ञान को हमारी लेखन कला, हमारी साहित्यिक कला और हमारा साहित्य अक्षुण बनाता है और युगों युगों तक जीवंत बनाए रखता है। जय जिनेंद्र। और कोई भी प्रश्नोत्तर हो तो हम चर्चा कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे वक्ता विद्वान श्रीमान दिलीप दीन जी का, जिन्होंने अपनी बहुत सरल व्यक्तित्व, सरल भाषा के द्वारा, प्रवाहमयी और सुबोध भाषा के द्वारा हम सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित किया। लेखन कला संबंधी हमें बहुत आवाज एक हाँ जी, अभी ठीक है जी? ठीक है, अभी आवाज नहीं आ रही ऋषभ जी। नहीं, माइक का बड़ा बार बंद अभी चालू जी। अभी आ रही है आवाज? बहुत धीमी आ रही है ऋषभ, आ रही है सर। आवाज आ रही है सर? हाँ, हमें आ रही है अच्छे से जी। दिलीप जी, थोड़ा आप साउंड तेज कर लीजिए अपना। हाँ, अब आ रही है। हाँ जी, ऋषभ बोलो जी। तो इस प्रकार मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी सरल सुबोध और प्रवाहमयी भाषा में हम सभी को अपनी लेखन कला को हम कैसे सुधार सकते हैं, लेखन में किस प्रकार का अंतर होता है, क्या साहित्यिक लेखन होता है, क्या एक आलोचनात्मक लेखन होता है, ऐसी कई प्रकार की विधाओं में क्या एक प्रतिक्रियात्मक लेखन होता है। अनेक लेखन कलाओं से आपने हमें परिचित कराया और हमें एक बेहतर लेखक बनने की प्रेरणा दी।
सच कहूँ तो आपके भाषण सुनते हुए ही ऐसा भासित हो रहा था कि मानो आपके वक्तव्य में ही लेखन कला आच्छादित है, व्याप्त है। यदि उस वक्तव्य को ही हम लिख दें तो कहो एक पुस्तकाकार निबंध ही बन जाए। वास्तव में आपकी जीवन भर की साधना है जो आपका लेखन आपके वक्तव्य में समाहित हो चुका है, और यही हम सबके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक विषय है। मैं आगे सभी विद्यार्थियों के जो भी जिज्ञासाएं हों वो लेने के लिए और उसका हमारे विद्वान श्री से समाधान के लिए मैं प्रोफेसर अनिकांत जी से निवेदन करूंगा, कृपया प्रश्नोत्तर की कार्यवाही का संचालन करें। हाँ, कोई जिज्ञासा किसी की हो तो आप रख सकते हैं अनम्यूट करके खुद को। जी सर, मैं पूछना चाहूंगा एक। हाँ, पूछो पूछो। जी सर, आपने बताया था कि जो किसी का कोई इस तरह का विषय आए पत्रिका में या अखबार में जिससे हम सहमत नहीं हो, कई बार होता है कि हम चित्त में तो बहुत प्रतिक्रिया रहती है कि ये योग्य नहीं है, इन्होंने सही नहीं लिखा और गलत है, आपस में चर्चा भी करते हैं, पर लेखन में ये सोचते हैं कि हम लिखेंगे तो सामने वाले को बुरा ना लग जाए। तो इस प्रकार का लेखन कैसे किया जाए कि हम किसी का विरोध कर रहे हों और सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमारी बात भी पहुंच जाए? इस प्रकार के लेखन कैसे किया जाए, ये मेरा प्रश्न। हमें हमारे तथ्यों के साथ में, प्रमाण के साथ में पत्र लिखना चाहिए। विशेष तौर से मैंने अहिंसा और शाकाहार के क्षेत्र में इस तरह से पत्र काफी लिखे हैं, और लेखन के जरिए, पत्रों के जरिए मैंने ज्यादा काम किए। मैं सामने गया, उस समय में छोटा था और मेरी उम्र के अनुसार छोटे कद का दुबला पतला इंसान हूँ, तो बड़े बड़े सरकारी लोग होते हैं, अफसर लोग होते हैं, उनके सामने जाने में भी लगता है कि ये क्या बताएगा। लेकिन मैंने अपने लेखन और पत्रों के माध्यम से मैं मेरे इस तरह से विरोध दर्ज कराता था। बुरा भी मानने वाले अवसर भी आए मेरे सामने, जब मेरे वहाँ उदयपुर नगर परिषद में एक बार कि कुत्तों को गोली मार दी जाए, ऐसे वो किया जाए, तो हमने पत्र लिखा कि ऐसा ये कोई मानवीय तरीका नहीं हुआ है, अहिंसक तरीके से कोई भी इस तरह की बात हो तो उसको निवारण करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने अलग ढंग से मेरे पास में आकर मुझे डांटा फटकारा। मैंने कहा मैंने कुछ गलत कहा हो तो बताइए आप, मैंने जो भी कहा है वो विधि सम्मत बोला है, विवेक सम्मत बोला है, तर्क संगत बोला है। हमारी भारतीय संस्कृति इस तरह से गोली से बात नहीं करती है, हम बात को तरीके से कर सकते हैं। हम इतनी सभ्यता विकसित हो गई, तो इन बातों को हम तरीके से लिखें, किस तरह से लिखें कि किसी का मन आहत नहीं हो। यानी ऐसे लोगों के सामने भी हम इस तरह की भाषा में लिखते हैं कि उनका मन आहत नहीं हो, भले वो उसको विचार करे नहीं करे, माने नहीं माने, लेकिन कम से कम वो बात पढ़कर उनके मन पर असर तो हो कि नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो हम जो करने जा रहे हैं उससे वो सहमत नहीं है। तो वो विचार, और क्योंकि वो अधिकार में होते हैं, उनके पास शक्तियाँ होती है, तो आगे पीछे वो चीज़ें कहीं न कहीं असर करती है। तो हमारा विरोध तो हमें दर्ज कराना ही चाहिए, उनको भी लिखना चाहिए, और समाचार पत्रों के माध्यम से भी हमारा विरोध दर्ज कराना चाहिए। माने या नहीं माने अगला व्यक्ति, हमें सफलता मिले या नहीं मिले, लेकिन हमारी प्रतिकार की शक्ति को हमें नहीं खोना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया दिलीप जी। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करनी चाहिए। और मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। आपने कहा कि कोई फर्क पड़े नहीं पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें लगता है उसका फर्क बहुत पड़ता है। एक बार 1997-98 के करीब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नेट परीक्षा से प्राकृत भाषा को हटा दिया था। मैं उस समय विद्यार्थी था, तो मुझे लगा ये हटा दिया। मैंने वाइस चांसलर से बात की, कई लोगों से पूछा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने राजस्थान पत्रिका में एक कॉलम छपता था पाठकों के पत्र करके, पाठक पत्र। तो मैंने वहां एक चिट्ठी लिख दी कि यूजीसी ने प्राकृत भाषा को हटा दिया, ये गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप समझ लीजिए उस एक पत्र जो प्रकाशित हुआ उससे तहलका मच गया। और उसको मैंने, कई लोगों ने मुझसे एक बात कही उसके माध्यम से, और बाद में आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने भी पढ़ा, और उसके कारण से एक साल के अंदर प्राकृत भाषा फिर से यूजीसी में प्रारंभ हो गई। बहुत और अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे कई लोगों ने एक बात बताई, मैं आप सब विद्यार्थियों को भी बताना चाहता हूँ।
मुझे बड़े बड़े लोग, एक सुरेश जैन आईएएस ऑफिसर हैं भोपाल में, हाँ उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि आप अगर मीडिया में कुछ लिखते हैं, अगर आपने एक पाठक का पत्र भी लिखा है और सरकार के किसी कार्यालय से संबंधित कोई बात लिखी है, मंत्रालय से संबंधित लिखी है, तो वो दर्ज की जाती है मंत्रालय में, और मंत्रालय का एक विभाग होता है जो मीडिया पर नजर रखता है, और मीडिया में अगर उस मंत्रालय से संबंधित कोई भी खबर छपी है तो उसको वो लोग नोट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई, अगर आपकी बात में दम है तो उसका फर्क पड़ता है, वो देखते हैं कि हमारे बारे में क्या प्रतिक्रिया चल रही है। तो ये बहुत अच्छी बात कही। मैं तो सब विद्यार्थियों से कहता हूं कि इस तरह के लेखन अपने जरूर, एक जागरूक विद्यार्थी का लक्षण है। एक छात्र शक्ति सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। विचारधारा के उनकी एक खुद की विचारधारा होती है, और अपनी संस्कृति, भाषा और अपने दर्शन के संरक्षण के लिए तो जैन विद्या के विद्यार्थियों को निरंतर लेखन करते रहना चाहिए। और कोई विद्यार्थी पूछना चाहता है, कोई जिज्ञासा? हाँ सुनीता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर आपने पुनर्लेखन के बारे में बताया, उसको और स्पष्ट कीजिए। पुनर्लेखन, हम कभी भी कुछ लिखना चाहते हैं, लिखते हैं, कविता लिखते हैं, लेख लिखते हैं, तो हमारा लिखा हुआ ऐसा अस्त व्यस्त होता है, हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं। कोई लिखेगा तो भी नहीं नहीं मैं तो लिख रहा हूँ, अभी इसको अभी फाइनल करना है, ऐसा बोलेंगे हम वापस जो लिखा हुआ है हमारे मन में जो लिखते हैं उसका विचार चलता रहता है, अनुप्रेक्षा चलती रहती है, और नया नया विचार जो लिख रहे हैं अनुप्रेक्षा की वजह से वापस आता है। तो हम वापस उसको लिखें, उसको एक जो कच्चा लिख दिया है वापस नया कागज लें। वर्तमान में कितनी, जैसे मैं भी करता हूँ, सीधे सीधे कंप्यूटर पर भी लिख देते हैं, तो उसमें वापस लिखने से, जैसे हमारे यहाँ में हमारी बोलचाल की भाषा का शब्द प्रयोग करूँ, जो तेल होता है डबल रिफाइंड तेल, ट्रिपल रिफाइंड तेल, इसी तरह हमारी रचना अगर एक बार परिष्कृत होती है, दूसरी बार परिष्कृत होती है, तीसरी बार परिष्कृत होती है, हम स्वयं ही उस रचना का अगर ऐसे ही नकल करके भी हम वापस उसको किसी दूसरे कागज पर उतारेंगे तो हमें अनेक शब्द बदलने की आवश्यकता महसूस होगी। पुनर्लेखन का यह महत्व है। तो पुनर्लेखन से रचना परिष्कृत होती है। हम रचना लिख दें, लिखने के बाद वापस उसे देखें, परखें, और अगर उसमें जरूरत पड़े तो उसको वापस लिखें। तो पुनर्लेखन एकदम से हम कहीं प्रकाशनार्थ नहीं देते। तो इस तरह से पुनर्लेखन का काफी महत्व है, और वही विषय चल रहा है। इसलिए पुनर्लेखन रचना, अच्छी रचना के लिए मैं आवश्यक मानता हूँ। ठीक है, कोई प्रतिभाशाली लेखक एक बार में अच्छा बोल जाते, लिख लेते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन अगर हम कहीं छोटी सी बात लिख रहे हैं और छोटा सा भी काम करें, छोटा सा पत्र भी लिखें, लेकिन उसको सही लिखें। उनको आजकल जो मोबाइल की भाषा हो गई है उस भाषा में नहीं लिखे, मोबाइल पर भी अच्छा लिखे। ऐसा माने कि हम पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं। इसी जमाने में मैं उदयपुर से बम्बोरा मेरी माँ को पत्र लिखता था, मेरे पिताजी मुझे शहर में पत्र लिखते थे। तो अरे दिल्ली को पत्र चिट्ठी आई है, मैंने भरनी है, तो उसको पढ़ते थे और बड़ा देखो उन्होंने ये लिखा, और आज भी वो चिट्ठियाँ हमारी धरोहर बन गई है। तो हम पुनर्लेखन अवश्य करें, विशेष तौर से जैन विद्या के क्षेत्र में, और उसको परिष्कृत करें। कोई चीज कहीं किसी को आहत करती हो तो उसे हम हटा दें। तो पुनर्लेखन से रचना परिष्कृत होती है। और मैं बहुत बढ़िया कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी जो बात थी पत्र लेखन वाली, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण सुनाया और संस्मरण के रूप में याद रखने योग्य है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इतना अच्छा आपका, आप भी स्वयं इस विषय के एक बहुत ही अच्छे पारखी और स्वयं उसके मनीषी प्रवर हैं। धन्यवाद। दिलीप जी, एक हमारी भी जिज्ञासा है, मैं सबके तरफ से पूछ रहा हूँ कि आप प्रायः लोग काव्य लेखन का भी प्रयास करते हैं। जैसे काव्य लेखन बड़ा प्रभावी होता है, और विशेषकर आपने पार्श्वनाथ पूजन लिखी है, तो ये भी एक बड़ी प्रभावशाली चीज है। हम जैन विद्या को काव्य के माध्यम से लोग समय सार का पद्यानुवाद भी करते हैं, भक्तांबर का पद्यानुवाद भी करते हैं, और भी बहुत नया नया रचना काव्य की करते हैं। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप काव्य लेखन के बारे में भी कोई आपका अनुभव जो है वो हम लोगों को थोड़ा उससे परिचित कराएं। हाँ, काव्य लेखन में एक तो मैंने ये बोला था कि लेखन एक कला है और कला साधना मांगती है, अभ्यास मांगती है। तो
तो मैं बचपन से लगभग 12-13 वर्ष की उम्र से मैं लिखने लग गया था और मेरे लेखन की शुरुआत ही कविता से हुई थी। तो काव्य लेखन में मैंने अपने इस अभी जो चर्चा हुई उसमें भी बताया कि कुछ काव्य की विधाएं ऐसी होती है जिसमें नियम होते हैं, दोहा, छंद या दूसरी, और जिनमें नियम नहीं होते हैं उनमें भी एक धारा होती है, प्रभाव होता है। जैसे निराला जी ने काव्य को छंद मुक्त कर दिया या तुकांत से वह तुकांत में ले गए, फिर भी उनमें प्रवाह है, वो भावधारा है। आपने पार्श्वनाथ जी पूजन का जिक्र किया, पौने 12 बज रही है, वो उसका मैं मेरा संस्करण बताता हूँ। उदयपुर में एक प्रतिष्ठित श्रावक हैं, चमकलाल जी साफ्ताया, दिगंबर श्रावक हैं। तब मैं जेनोलॉजी में एमए कर रहा था और हमारे धर्मेंद्र जी शास्त्री जिनको आप सब जानते हैं, प्राकृत के, ये जयपुर में और अभी दिल्ली में ही है। लगता है उनका नेटवर्क कुछ गड़बड़ हो रहा है। अभी नेटवर्क, मुझे लगता है दिलीप जी का नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम हो रही है जी। तो उनकी, हाँ, और किसी की जिज्ञासा हो तब तक रखिए, वो आज जुड़ेंगे तो हम लोग प्रस्तुत कर देंगे। हाँ सर, एक जिज्ञासा मेरी भी थी सर। कौन बोल रहे हैं? मोनिला जी? हाँ, हाँ बोलिए सर। बोलिए। सर, इन्होंने जो सर ने बताया कि डायरी तो मतलब डायरी लिखने के बारे में तो हम लोग सभी जानते हैं, पर मुझे अभी तक डायरी का मैटर क्या होना चाहिए, जो कि मतलब हमारे जिंदगी में आगे भी जब कभी हम पढ़े या हमारे बच्चे भी पढ़े तो एक मतलब एसेट की तरह हो। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि डायरी का मैटर डेली रूटीन होना चाहिए या कोई घटना होनी चाहिए या आपकी दिन भर की फीलिंग्स होनी, लिखना चाहिए? बहुत अच्छी बात बताई। दिलीप जी ने बात सुनी क्या? हाँ, मैं सुनी है डायरी लेखन वाली, और मैं तकनीकी जो व्यवधान आ गया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई बात नहीं जी। तो पहले तो ये वो प्रश्न काव्य लेखन का चल रहा था। काव्य लेखन में थोड़ा सा अभ्यास कविता मांगती है। लेखक किसी को बनाया जा सकता है, कवि बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, या बनने में एक प्रतिभाशाली कवि होना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कोई बहुत ही, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ठीक है, मैं भी काव्य साधना कर रहा हूँ और कविताएं काफी लिखी है मैंने। हम जब साधनाएं करते हैं, जैसे मैं बताऊं, मुझे भक्तामर का बड़ा सहयोग मिलता है, कल्याण मंदिर का सहयोग मिलता है, नमोकार का सहयोग मिलता है। जब मैं साधनाएं करके उठता हूं तो अपने आप मेरे मन में काव्य के विचार आते हैं या कोई ऐसी पंक्ति आ जाती है और मैं लिख बैठता हूँ। इसमें स्वाध्याय और ये चीजें भी सहयोगी बनती हैं। तो हम इस तरह से अभ्यास करें, अच्छी कविताएं पढ़े, अच्छे कवियों को पढ़े और कुछ न कुछ करने का अभ्यास करें। और जो इस क्षेत्र में हमसे अच्छा जानता हो, भले वो उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, उससे हम मार्गदर्शन लें तो हम हमारी काव्य कला को भी निखार सकते हैं। और ऐसी काव्य गोष्ठियां उनमें भी हम जुड़े, हम दूसरों को सुनते हैं तो ये जो गुण होते हैं भी संक्रमित होते हैं। रोग जैसे संक्रमित होते हैं, जैसे गुण भी संक्रमित होते हैं। तो इसीलिए गुरु का काफी महत्व होता है। ऑनलाइन से वो बात नहीं हो पाती जो ऑफलाइन से होती है, क्योंकि उनका आभा मंडल और उनका जो ये विकिरण होते हैं भावनाओं के, वो प्रभाव, लेशियाई प्रभाव डालते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो काव्य क्षेत्र में हम अभ्यास करें। दूसरा, आप तो डायरी लेखन में हम दो तरह से डायरी लेखन कर सकते हैं। एक डायरी लेखन होता है कि हम किसी की कोई रचना अच्छी लगे तो उसमें आप अपनी डायरी में नोट करें, उसके नाम के साथ में और पुस्तक के संदर्भ के साथ में। ये हो गई हमारी डायरी, जो हम कहीं कुछ पढ़ा और लिख लिया, एक डायरी तो ये हो गई। एक अपने जीवन की डायरी लिखे हम कि आज ये किया, ये मुझे अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, इस अच्छे व्यक्ति से मिला या ये मैं किताब पढ़ा मुझे ठीक लगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे। उसको जो भी करें, हम थोड़ा लिखें, एक वाक्य लिखें, लेकिन हम एक तो निर्विवाद लिखें ताकि हमें कभी हमारी डायरी छुपानी नहीं पड़े। दूसरा, हम जो भी लिखे आगे कोई भी पढ़ने वाला हो तो उसे समझे कि देखो इन्होंने उसके लिए बात लिखी थी, या हम भी वापस उसे पढ़ें तो हमें लगे कि अरे हमने क्या लिख डाला ये। तो इस तरह से ये सब चीजें अभ्यास पर निर्भर है। जी बताएं। बहुत अच्छे।
अब मोनिला जी, मैं एक बात बताऊं, ये डायरी लेखन एक बहुत बड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है। हम जो बातें कहीं कह नहीं पाते हैं, तो हम अपनी डायरी में लिख करके वो सारा स्ट्रेस उस स्याही के माध्यम से निकल जाता है। उसमें भी बहुत बड़ा योगदान रहता है डायरी लेखन का। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। और किसी की कोई जिज्ञासा है? सर जय जिनेन्द्र सर। हाँ हाँ भाभी जी। मेरे को सर से पूछना था हाँ जब कोई हम मोनिला जी आर्टिकल, म्यूट कर लीजिए, मोनिला जी म्यूट कर लीजिए। हाँ सर, सॉरी। हाँ बोलिए। सर हम कोई आर्टिकल लिखते हैं ना, जब कोई शोध निबंध लिखें तो उसकी स्टार्टिंग होती है ना, वो उसको करने में प्रॉब्लम आती है। और वो मतलब इसलिए भी स्टार्टिंग करें तो वो इम्प्रेसिव हो, कोई भी पढ़े तो वो उसको आगे भी, अगर स्टार्टिंग ही ठीक नहीं होगी तो फिर उसको आगे भी छोड़ देगा, उसको पढ़ेगा ही नहीं कोई भी। तो और एक हमको प्रॉब्लम भी आती है शुरू करने में, तो दो बातें हैं। तो इसलिए वो स्टार्टिंग कैसे की जाए, वो सर आप थोड़ा सा बताएं। जी, निबंध को लिखने के लिए किसी भी निबंध को विषय वस्तु की जानकारी पूरी होनी चाहिए। हम क्या लिखने जा रहे हैं। निबंध लेखन की कला की भी पुस्तकें आती हैं। अभी मैंने भी बताया, उसी के आधार पर बताया कि पहले भूमिका हो, फिर मुख्य विषय वस्तु हो, फिर उपसंहार हो, इस तरह की बातें आती है। वो एक मार्गदर्शी शुरुआती मार्गदर्शन होता है कि हम क्या कैसे लिखें। दूसरी बात, हम अच्छे लेखकों को पढ़ें। उनको सिर्फ विषय की जानकारी के लिए नहीं पढ़े, उस विषय को उन्होंने कैसे प्रतिपादित किया और वो कैसे आगे ले जाते हैं। हमारा भले किसी लेखक से वैचारिक सहमति हो या नहीं हो, लेकिन वो लेखक अगर अच्छा है तो हम उसे पढ़ें। जो अपने विषय को किस तरह से प्रस्तुत कर रहा है हम अवश्य पढ़ें। और शुरुआत से अंत तक वो कहीं विषयांतर नहीं करता है। जिस बात को लिया उसी बात को वो वापस प्रतिपादित करता है और उसको खत्म करता है। हम विषयांतर बहुत कर जाते हैं प्रायः। तो हम अच्छे एक तो हम इस विधा को समझें, अभ्यास करें और अच्छे लेखकों को अवश्य पढ़ें। अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छे वक्ताओं को अवश्य सुनें। तो इसी तरह से लेखकों को पढ़ें और देखें कि वो किस तरह से अपने निबंध को आगे ले जा रहा है। और विशेष तौर से जैन विद्या की लेखन कला में थोड़ा साहित्यिक पुट कम नजर आता है। हम एक तरह से परंपरागत ढंग से, रूढ़िगत ढंग से उसी भाषा शैली में लिखते हैं। नवीनता डॉक्टर अनिकांत जी की, हमारे कुछ और विद्वानों की बात छोड़े हैं, नहीं तो उसी शैली में लिख रही, इसलिए नई पीढ़ी भी प्रभावित नहीं हो रही है। जो जैनेतर पाठक है वो भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। और हमारी रचना हम कई दैनिक समाचार पत्रों में भेजते हैं तो वो भी उसको देखते हैं कि ये क्या आ गया है। तो हम नई भाषा शैली में, जो हिंदी साहित्य वर्तमान हिंदी की दृष्टि से कहूँ तो जो भी भाषा उसमें, हम उनके जो स्थापित लेखक हैं, श्रेष्ठ लेखक हैं, उनको पढ़ें और उसकी अनुपेक्षा करें और अभ्यास करें। मैं सोचता हूँ इससे आपके इस प्रश्न का समाधान मिलेगा। और स्वयं मैं तो चाहता हूँ, आज आपके दर्शन हुए, बड़ी खुशी हुई डॉक्टर वीर सागर जी के साथ में। प्रणाम करता हूँ आपको। और किसी की जिज्ञासा? हमारा जी वैसे हिमांशु। मैं हाँ तुम जी बोलो। वैसे भी एक विषय में पूछना चाहूंगा। सर कई बार लिखने में एक ये द्वंद्व रहता है कि एक लेखन तो ऐसा होता है कि हम भाषा साहित्यिक गरिष्ठ शब्दावली विद्वत्तापूर्ण लेखन, और एक लेखन रहता है बहुत सरल सुबोध शब्दावली सुबोध लेखन। तो एक लेखन तो एक विद्वत्तापूर्ण रहता है और एक सामान्य रहता है। तो हमें किस स्थान पर कौन से लेखन को प्रमुखता देनी चाहिए? कहाँ साहित्यिक शब्दावली गरिष्ठ विद्वत्तापूर्ण और कहाँ एक सामान्य जनरल रखना चाहिए? लेखन तो दोनों तरह का होना चाहिए। कहीं कहीं गंभीर लेखन की भी जरूरत होती है और सरल लेखन की भी जरूरत होती है। वर्तमान की पीढ़ी जैन विद्या से, क्योंकि जैन विद्या का कितना साम्राज्य है, या जैन धर्म का हम कहें, आप भी जानते मैं भी जानता हूँ, तो हमें जन जन तक पहुंचने के लिए आज हमारे साहित्य में लोक पक्ष उपेक्षित हो रहा है और हम सिर्फ हमारी पारंपरिक बातों को लेकर ही हम रटे रटाई भाषा में लिख रहे हैं। इसलिए हम लोग को नहीं जोड़ पा रहे हैं। जनतंत्र में भी हम जन को हमारे धर्म से नहीं जोड़ पा रहे हैं। कहते तो ठीक है भाई, जैन धर्म विश्व धर्म बन सकता है ना, जन जन का धर्म है, ठीक है, वो बात अच्छी लगती है कहने में सुनने में। हम हमारे ही संप्रदाय में आपस में जिस तरह से जो चीजें होती है एक दूसरे की पसंद नहीं करते। लेकिन सरल भी होना चाहिए
और अच्छा लेखक तो वो हो जो गंभीर से गंभीर बात को भी सरल से सरल तरीके में कह सकता हो, और ऐसे कितने ही लेखक हुए हैं। ये सब चीजें अभ्यास साधना काफी महत्वपूर्ण है। मैं कभी पिछले साल कोलकाता में गया था दिसंबर में, वहाँ चंचल मंजी बच्छावत जो पश्चिम बंगाल में काफी वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे, सेवानिवृत्त हो गए, उन्होंने ये बात बोली कि मैं जब सामयिक करके या ध्यान करके मेरे काम पर जाता हूँ और फिर मैं किसी के बारे में कोई राय लिखता हूँ तो मेरी राय बहुत अच्छी होती है, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता हूँ, तो इससे मुझे सामयिक से मुझे लाभ मिलता है। बहुत अच्छी बात है उन्होंने, क्योंकि उनको भी एक आध वकील होता है, उसको ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, वो अच्छी ड्राफ्टिंग करे, हमको भी ड्राफ्टिंग करनी पड़ती, लिखना पड़ता है, ताकि जब जो हम कहना चाह रहे हैं वो संप्रेषित होना चाहिए पाठक तक या जिनको कहना चाह रहे हैं, और जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो कह दे, इस तरह से होना चाहिए। तो हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब हम एकाग्रता में आ जाते हैं, और एकाग्रता के उन क्षणों में जब हम लेखन करते हैं तो उस लेखन का असर होता है। और मैं सोचता हूँ कि आपने कहा कठिन और सरल, हमें कोशिश करनी चाहिए कि कठिन चीजों को भी सरलीकरण करके लिखें, फिर भी हम शास्त्रीय शब्दावली को छोड़े नहीं, उनके साथ में सरल शब्दों को लेते हुए हम लेखन करें, ताकि वो चीज विद्वत भोग्य भी हो और जन भोग्य भी हो। बहुत बढ़िया। हेलो, और कोई जिज्ञासा? भाई साहब मैं कुछ, हेलो, हाँ सुदेश जी। हाँ भाई साहब मैं हाँ सुदेश कह रहा जी, था, हेलो, ये किसी का माइक खुला है, आवाज आ रही है, कोई ऐसा हो तो म्यूट कर ले अपने आप को, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ बोलिए सुदेश जी। मैं बोलूँ कि जैसा मैंने सुना है कि लेखन काफी बहुत व्यापक रूप में ही है। हमने जो बचपन से देखा था कि स्कूल में एक प्रतियोगिता होती थी, कोई सुलुपी प्रतियोगिता है या छोटे मोटे लेखन की प्रतियोगिता होती थी। जब इसका इतना व्यापक रूप है तो क्यों ना इसे एक एग्जाम का एक विषय के रूप में प्रचलित किया जाए, और इस पे भी मतलब एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बना के इसको रखा जाए, एक विषय बना के ऐसा प्रयास किया जाए। क्योंकि आपका व्याख्यान सुनने के बाद ऐसा लगा कि ये तो बहुत व्यापक है, तो इस पे भी लोगों को इसी पे PhD करने का मौका मिले, इसी पे शोध करने का मौका मिले, और इसको भी एक विधा के रूप में रखा जाए जिसपे लोग स्कॉलर्स बने अपने उस चीज के, ऐसा। हाँ दिलीप जी कुछ कहेंगे? हाँ, इसमें आपने कहा कि विषय तो होता है, हम बचपन से निबंध लेखन हमारे कोर्स में होता ही था, और जहाँ तक आपने विषय पर PhD स्वयं लेखन कला का अभ्यास है कि हम किस तरह से मौलिक लिखें। ठीक है, उसमें संदर्भ देने होते हैं, लेकिन हम हमारी ओर से क्या जोड़ते हैं, तो सारी अनुप्रेक्षा है, विषय का प्रतिपादन, सब चीजें होती है। कोई PhD करता है तो लेखक ही तो बनता है वो एक तरह से। मैं सोचता हूँ उनको एक पूरी पुस्तक लिखनी होती है, तो जितनी निष्ठा से लिखेगा उसका वो शोध ग्रंथ उतना ही अच्छा बन पाएगा। तो इसके लिए अलग से कोई विषय हो वैसी बात नहीं। ठीक है, इस कार्यशाला हो सकती है कि हम अच्छे लेखक, अच्छे कवि, छंद की, गजल की, इनमें क्या नियम होते हैं, कितनी बारीकियां होती हैं, उनको लेकर वो चीजें हो सकती है। या निबंध शोध कार्य की भी कार्यशाला हो सकती है कि शोध कार्य को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह से हम संदर्भ दें और अपनी बात को रखें। ऐसा नहीं कि केवल संदर्भों से हम किताब को भर दें और हम इतनी मेहनत करें। तो ये लेखक केवल कमरे में बैठकर नहीं लिखा जाता है, हम सर्वेक्षण करें, दौड़े भागें, यहाँ वहाँ हम 25 लेखकों की किताबें पढ़ते हैं, फिर जाकर कोई एक किताब हम लिख पाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा वर्कशॉप हो गया। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि PhD करना तो लेखक बनने का एक अभ्यास है, और एक PhD करने वाला अगर वो ईमानदारी से PhD करता है इतनी मेहनत करके, तो कम से कम जीवन में कहीं लिखने की बात आ जाए कि कोई मैटर बनाना है। क्योंकि लोग मुझे उत्तर भारत से मुझे साधु संत फोन कर जल्दी लीजिए एक पेज लिख देना, तो मैंने कहा महाराज आप क्या कर रहे हो, तो ये चीज बड़ी विचित्र लगती है। तो हम ऐसा अगर अभ्यास करें, जो भी काम करें निष्ठा से करें, हम माता पिता गुरु को, हमारे जो श्रद्धेय उनको प्रणाम करें, और प्रणाम करके करें कि मैं जिस काम के लिए आगे बढ़ा हूँ उसमें मुझे न्याय के साथ उस काम को मैं कर पाऊँ, ये शक्ति देना।
तो मैं सोचता हूँ आपने जो पूछा वो पीएचडी शोध कार्य कैसे किया जाए, इसकी प्रविधि का प्रशिक्षण हो सकता है। नहीं तो पीएचडी तो लेखक बनने का ही अभ्यास है, और जो काव्य की विधाएं हैं उनमें अलग विधाओं की कार्यशालाएं लगाई जा सकती है। पार्श्वनाथ पूजन की बात आई, 12 बजने वाली है, उसका जो मैंने स्थापना का पद लिखा था वो बात रह गई थी, वो स्थापना का पद सुनाता हूँ मैं, मेवाड़ी में लिखा मैंने। तो आगे तो मैंने पूरा पूजन लिखा ही था, धर्मेंद्र जी की प्रेरणा रही थी। पल पल जोड़ू हाथ टेकू पगामाई माथ, सुमरु पारस नाथ नाम सुखकारी है, तेगी सवा भगवान अनंत गुणारी खान, मारे प्राणाराधि प्राण बाल्य ब्रह्मचारी है, नाम लेता दुख भागे भागने सौभाग जागे, दुनिया में रहवे आगे महिमा पारी है, नाम बसो काम जपू ध्याऊ पार्श नाम, था तुम्हारा भगवान ही बड़ा में धारी है, था तुम्हारा भगवान ही बड़ा में धारी है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए अब और मैं सोचता हूँ समय हो रहा है हमारा एक विद्यार्थी है हिमांशु, इसने जो है लेखन प्रारंभ किया है, हमने इसको प्रेरणा दी और इसने शुरू भी किया, क्योंकि प्रेरणा तो हम सबको ही देते हैं, लिखना कम लोग शुरू करते हैं। तो इसने समाचार लेखन भी प्रारंभ किया है और लेख भी लिखना प्रारंभ किया, भी शास्त्री का विद्यार्थी है। लेकिन आज ये कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, मुझे आश्चर्य है। तो कोई जिज्ञासा हो तो एक लास्ट जिज्ञासा पूछते हैं। हिमांशु, तुम्हारा अनम्यूट करो पहले। वैसे तो सर सारा टॉपिक प्रवचन में आ ही गया है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोई ऐसा साहित्य भी है जिसमें लेखन की सामग्री मिल जाए, हमें अलग अलग ना पढ़ना पड़ जाए, एक ही ग्रंथ में हमें सब कुछ मिल जाए, ऐसा कोई ग्रंथ? ठीक है, ठीक ठीक। दिलीप जी ये वापस सुन रहे हैं? हाँ, एक बार फिर से प्रश्न पूछो, वापस पूछ लीजिए थोड़ा सा। हाँ, ऐसा कोई ग्रंथ जिसमें सब मतलब लेखन पूरी क्रिया के बारे में पता चल जाए, पूरी लेखन ये क्रिया पूछ रहे एक ग्रंथ में पता चल जाए। लेखन कला की क्या कोई पुस्तक भी आती है, इसको पढ़ के हम सब समझ जाए, उसमें एक ही किताब में मिल जाए सब? एक ही किताब में लेखन कला की पुस्तक तो नहीं, हमारी निबंध कला, काव्य कला पुस्तकें इस तरह से साहित्य में मिलती तो है। मिलती है, हम पुस्तकालय में जाएंगे तो मिलती है। हाँ, मिलती है, बाजार भरा पड़ा है इन सब चीजों से, बस पढ़ने की देरी है। आज हमारे पुस्तकालय काफी पुस्तकें मिट्टी जम रही है। हम पुस्तकालय में जाएं, वहाँ के सदस्य बने, जो अच्छी लाइब्रेरिया हो, तो निश्चित रूप से इस विषय की भी मिलेगी। और एक विषय के लेने जाएंगे तो और भी हमारे रुचि की अनेक विषयों की किताबें अच्छी मिल जाएगी वहाँ। पुस्तकों से दोस्ती तो बहुत अच्छा शौक है। चलिए ऋषभ जी आगे ले जाइए आप संपन्नता की तरफ। जी भाई साहब, मैं बहुत ही पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे वक्ता विद्वान का, और इस सभा को समापन की तरफ ले जाते हुए मैं सर्वप्रथम निवेदन करना चाहूंगा हमारे विभाग के प्रोफेसर श्री कुलदीप जी से, वे इस विषय के संबंध में और सभा के संबंध में अपने विचार अभिव्यक्त करें। प्रोफेसर कुलदीप। हेलो हेलो। जी सर। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, जय जिनेंद्र। आप सभी को जय जिनेंद्र। और आज के वक्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। एक संस्कृत की एक लाइन याद आ रही है मुझे कि अल्पाक्षरम रमणीयम या कथयति निश्चितम स वै वाग्मी। अल्पाक्षर रमणीयम या कथयति निश्चितम स वै वाग्मी। ये उक्ति बिल्कुल आज के हमारे वक्ता में चरितार्थ होती है कि जो कम शब्दों में सुंदर ढंग से बोलता है, निश्चय से वो ही वाग्मी होता है। और आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन क्या करें, आज का जो लेखन का काम हो रहा है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हम जैसे भी जो लिखने वाले हैं वो किस दृष्टि से और किस उद्देश्य से लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। और
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हमारी संस्कृति में जो इतनी गिरावट आ रही है, जो इतनी चीजें, जो संस्कृति का ह्रास हो रहा है, तो उसका मुख्य कारण यही है कि लिखने वाले कुछ भी लिखते हैं, हम भी हैं उसमें, हम भी उससे बाहर नहीं हैं। और कुछ भी लिखते हैं वो किस उद्देश्य से लिखते हैं, कोई प्रमोशन के उद्देश्य से लिख रहा है, कोई पैसे के उद्देश्य से लिख रहा है, कोई समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए लिख रहा है, लेकिन जो असली चीज है, जो असली बात है, वो कहीं लुप्त प्राय हो जाती है। एक छोटी सी लाइन और है, क्योंकि जैन संस्कृति तो परीक्षा प्रधानी है और जैन संस्कृति तो साफ कहती है खरा सो मेरा। तो एक लाइन है और सत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरुरपि। लेखक तो ऐसा होना चाहिए कि जो शत्रु के भी गुणों का उल्लेख करना जानता हो, शत्रु के गुणों का भी सत्कार करना जानता हो, और अगर अपने पिता में भी दोष है, अपने गुरु में भी दोष है, तो उसको भी उजागर करना जानता हो। तो इस तरह की बहुत सी बातें हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं, लेकिन आज क्या बताएं, सब वो बातें लुप्त हो रही हैं। आपने बहुत अच्छा विषय प्रस्तुत किया, कुछ हमारी सोई हुई आत्मा को जागृत किया, और हमें भी अपने आप से प्रश्न करने का सवाल उत्पन्न हुआ कि क्या हम लिखते हैं, क्या हम सही न्याय करते हैं। मुझे तो स्वयं अपने आप का अवलोकन करने का मौका मिला। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर कुलदीप जी को। मैं अंतिम सभा के अध्यक्षीय वचनों के लिए निवेदन करना चाहूँगा, जो स्वयं अपने आप में एक बहुत अच्छे लेखक हैं और समय समय पर हमें लेखन संबंधी मार्गदर्शन देते रहते हैं। हमारे सभा के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर वीर सागर जी, कृपया अपने अध्यक्षीय वचन प्रदान करके मार्गदर्शन करें। नमस्ते मित्रों, आज अपन सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने डॉक्टर दिलीप धींग जी को, जो कि एक सुप्रतिष्ठित लेखक हैं, कवि हैं, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, शोध पत्रिकाओं में ही नहीं बल्कि एक अच्छे प्रकाशकों के यहाँ ग्रंथ रूप में भी प्रकाशित होते हैं, ऐसे विद्वान को सुना। और मुझे विश्वास है कि आज के इनके व्याख्यान को सुनकर सभी विद्यार्थियों को लेखक बनने की कुछ न कुछ प्रेरणा जरूर मिली होगी, मिलनी ही चाहिए। नहीं मिली हो तो भी वे इस बात पर चिंतन करें, लेखक बनना जीवन में बहुत लाभदायक है। लेखन कला एक वरदान है, एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई, रिद्धि प्राप्त हो गई समझो। लेखन के द्वारा आप दीर्घजीवी बनते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है, देखो सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने, कि अगर आप लेखक बन गए तो आप बहुत चिरकाल तक जी पाएंगे, और नहीं तो आप क्षण भर में आप मर जाते हैं। इधर शरीर छूटा और मर गए। देखो आज हम कुंद कुंदाचार्य को पढ़ते हैं, अगर कुंद कुंदाचार्य ने ग्रंथ नहीं लिखे होते, आज कुंद कुंदाचार्य 2000 वर्ष भी जिंदा है। पुष्पदंत भूतबली आज जिंदा है। दौलत राम छह डाला वाले 200 वर्ष पहले हुए थे, लेकिन आज जिंदा है। टोडरमल जी आज जिंदा है। तो आप लेखन करने से दीर्घजीवी बनते हैं, लेखन करने से अपने विचार व्यवस्थित होते हैं, लेखन करने से अपना मन धुलता है, लेखन करने से और भी नाना प्रकार के लाभ होते हैं, चमत्कारिक लाभ होते हैं। ये चमत्कार है लेखन कला आ जाना। और शुरू में थोड़ा कठिन होता है, शुरू में असुविधा होती है, झुंझलाहट आती है, पेन ले लेके बैठे रहते हैं, कुछ लिखा नहीं जाता है, एक लाइन नहीं बनती है, घंटों दिनों खराब हो जाते हैं। लेकिन बाद में जब अभ्यास हो जाता है तो पेन उठाने की देर है, वो भागना शुरू कर देता है। तो इसलिए आप इसको कठिन ना समझें,
बहुत अच्छी। आज देखो आपको और विषय तो आप रोजाना सुन रहे थे, आपको दिलीप जी जैसा लेखन में मार्गदर्शन करने वाला आदमी मिलेगा नहीं। आज उन्होंने प्रेरित किया है तो आप इस चीज, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे, उन्होंने अभ्यास के लिए डायरी लिखो, पत्र लिख, उन्होंने प्रैक्टिस करने, आप अखबारों को चिट्ठियां लिखो, मत छपने दो। अरे जैन समाज में 450 पत्रिकाएं निकलती हैं, आप उनमें लिखो, आप लिखो तो सही, कुछ भी लिखो, खराब लिखो। एक ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी, उन्होंने कहा अच्छे लेखकों की संगति करो। मुझे तो ये बहुत बढ़िया बात लगी। अब सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम, उन्होंने टू द पॉइंट बहुत अच्छे से व्यवस्थित ढंग से एक एक पॉइंट बताया, और बताने के बाद ये भी बता दिया कि बहुत कहाँ तक कहा जाए, आप तो अच्छे लेखकों की संगति करो। तो इस तरह उन्होंने बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही शिक्षाप्रद वक्तव्य दिया है। मैं तो मेरे विद्यार्थियों को आज फिर एक बार हृदय से जोर देकर अपील करना चाहता हूं, हर विद्यार्थी को लिखना है, जरूर लिखना है। मैं क्लास में भी रोज कहता हूं, लिखो लिखो लिखो, एक पेज लिखो, गलत लिखो, सलत लिखो, हम ठीक करेंगे, हमारे पास लिख लिख कर लाओ। लेकिन लेखन कला जो बहुत ही जरूरी, इससे विद्या फलवती होती है। यदि लिखा नहीं तो विद्या निष्फल हो जाती है। बहुत क्या कहूं मैं, उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा कहा है। तो सभी विद्यार्थी आज के व्याख्यान से लेखक बनने की प्रेरणा लेकर एक उच्च कोटि के लेखक बने, इसी पवित्र भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जिने। बहुत बहुत आभार हमारे अध्यक्ष महोदय का, जिन्होंने श्री दिलीप दीन जी के द्वारा दी हुई प्रेरणा में और 4 चांद लगा दिए और हम लोगों को और अधिक प्रेरित कर दिया लेखन के सुधार और परिष्कार की ओर। अब इस सभा के समापन और आभार के लिए मैं प्रोफेसर अनिकांत जी से निवेदन करूंगा, आभार प्रदर्शन करते हुए सभा समाप्ति की घोषणा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आज एक नए विषय पर हम लोगों ने चर्चा की। आदरणीय दिलीप जी जो स्वयं एक साहित्यकार हैं, लेखक हैं, और विशेषता ये कि जैन विद्या का लेखन करते हैं, तो हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा उपयोगी हो गए क्योंकि हम सब जैन विद्या के ही विद्यार्थी हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोई प्रश्न ये कर सकता है, हो सकता है अरुण जी के मन में भी हो कि अगर नहीं लिखे तो क्या हानि है, नहीं लिखते तो क्या दिक्कत है, क्या जीवन में क्या घट रहा है ऐसे हो सकता है जिज्ञासा हो। कई लोग नहीं सर अरुण जैन, मैं इस बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हम अगर डेली डायरी लिखते हैं और उसमें अपने जीवन की घटनाएं सब कुछ लिखते हैं, कल वो प्रमाण बन जाता है, हमारे अगेंस्ट भी चला जा सकता है तो इसलिए बड़ा सोच समझ के लिखने वाली बातें हैं ये। हाँ, सोच समझ के लिखना चाहिए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की जिज्ञासा हो तो देखिए, जो दुनिया में लोग घूम रहे हैं उनकी बात तो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सब विद्यार्थी हैं, जैन विद्या से जुड़े पड़े। लेखन कोई शौक, सिर्फ शौक का काम नहीं है, लेखन अनिवार्य है, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्यों? यदि एक बार आपको बोलना नहीं आता है, मंच पे बोलना नहीं आता है तो चल जाएगा, लेकिन लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि परीक्षा तो आपको देनी है, चाहे कुछ हो जाए। अगर आपको पास होना है तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, वहां लिखना पड़ेगा। अगर आप गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, चुप हैं, सुनाई नहीं देता है, तो भी परीक्षा पास कर सकते हैं लिख करके, लिखने से। और प्रश्नों के उत्तर लिखना है तो यदि आपके पास लेखन की कला नहीं है, प्राय विद्यार्थी ये करते हैं कि हम तो बहुत लिखा है लेकिन नंबर अच्छे नहीं मिले, ऐसी बातें भी करते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि हम लिख तो आए, लेकिन क्या लिख के आए, किस भाषा में, किस शैली में लिख के आए। जो अध्यापक होते हैं वो शैली भी देखते हैं, तो ये सब कहाँ सीखेंगे अगर हम विभाग में अभ्यास नहीं करेंगे लेखन। तो परीक्षा के दिन ही सीखेंगे क्या, जिस दिन वहाँ परीक्षा देने जा रहे।
इसीलिए नंबर अच्छे नहीं आते। तो लेखन कला एक शौक नहीं बल्कि विद्यार्थियों के लिए तो अनिवार्य कला है, ये तो आना ही चाहिए। अगर आप लिखना नहीं जानते हैं तो आप कोई परीक्षा पास नहीं कर सकते ढंग से, अच्छे नंबर नहीं आएंगे आपके। इसलिए आज का व्याख्यान आपने जो बारीकियां सिखाई बहुत महत्वपूर्ण थी, और हमको एक एक बात, हम तो गोष्ठी के प्रारंभ से ही कह रहे हैं कि आप लोग गोष्ठी का जो विषय सुने उसे लिखें जरूर, उससे हमारा ज्ञान पक्का होता है, लिखने से पक्का होता है। किसी और के लिए नहीं, अपने लिए लिखिए और हमको बताइए। तो कई लोगों ने लिख के भेजा भी, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के व्याख्यान की सार्थकता ये है, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही समाचार लेखन की, कि आपका कोई कार्यक्रम हुआ, आप कहीं पर हैं, तो उसको एक संक्षेप में कि आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ उसके बारे में लिख देना, ये एक बहुत बड़ा इतिहास बनता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, भविष्य में लोग याद करते हैं, समाचार पत्रों में छपता है। तो मैं तो आज आप सबको एक होमवर्क देना चाह रहा हूँ कि आप लोग आज जो हुआ लेखन कला के बारे में भी, समाचार के बारे में भी, तो कम से कम एक पेज आप सब लोग जरूर लिखना। और आज इसलिए लिखना जरूरी है, व्रत पूर्वक लिखना है, हमारे लिए नहीं लिखना है, अपने लिए लिखना है। और व्रत पूर्वक इसलिए लिखना है क्योंकि आज मुंशी प्रेमचंद जी जो कि इस देश के महान लेखक थे, उनकी जन्म जयंती है। तो आज इतने अच्छे से जन्म जयंती मना रहे हैं हम लोग, लेखन कला सीख रहे हैं। तो अगर आप लिखेंगे घर में एक पेज कि आज हमने क्या सुना, अपनी डायरी में डायरी लिखना शुरू कर दीजिए, आज हमने क्या सुना, क्या सीखने को मिला, 8-10 बिंदु बनाइए कि हमने क्या नई बात सीखी। आप लिखेंगे तो वो हमारे जीवन में उतरेगा। तो आज मैं हमारे दिलीप धींग जी को, उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। हम तो साक्षात मिले ही हैं, आप लोगों में से कुछ लोग मिले होंगे, कुछ लोग उनसे नहीं मिले होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आपने सुन के जितने प्रभावित हुए हैं, कभी आप इनसे मिलें तो आप इससे चौगुना प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ लेखक ही नहीं है, बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ वो साधु है, सिर्फ मुंह पे पट्टी नहीं बंधी है उनके, लेकिन वो साधु है और उसी तरह का उनका जीवन है, वैसे ही सरलता से बोलते हैं, वैसे ही सरलता से जीते हैं, सामायिक आदि करते हैं, पूरे धर्म का पालन भी करते हैं। और वहाँ पर अंतरराष्ट्रीय प्राकृत शोध अध्ययन केंद्र एक स्थापित है, बहुत इनके यहाँ सुंदर लाइब्रेरी है चेन्नई में, और वहाँ पर शोध कार्य होता है, उसके ये निदेशक हैं। कभी आप लोग चेन्नई जाएं तो इनसे अवश्य मिलकर के आए, क्योंकि सत्संगति करनी है तो लेखकों से मिलेंगे। तो आप, इन्होंने एक बहुत गजब की बात कही कि हम लोग आज वायरस से परेशान हैं, कोरोना वायरस से, और हम लोग किसी के पास नहीं जा रहे हैं, लेकिन लिखने के लिए आपको सबके पास जाना पड़ेगा जो लेखक है। तो गुण संक्रमित होते हैं, हमको गुणों का वायरस चाहिए एक दूसरे के लिए, कि हमारे गुण हमको हमारे अंदर आ जाएं दूसरों से प्रभावित होकर के। बहुत सुंदर। और आज का व्याख्यान एक कार्यशाला की तरह था जो हमें कुछ कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 सूचनाएं आपको देना चाहता हूं सबको, कई लोग नए जुड़े हैं। आज 31 जुलाई है और आज विद्यापीठ में प्रवेश का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तो जो शास्त्री प्रथम वर्ष, आचार्य प्रथम वर्ष और विशिष्टाचार्य एमफिल, इसमें जो प्रवेश लेना चाहते हैं और पार्ट टाइम कोर्स में भी जो प्रवेश लेना चाहते हैं, वो ऑनलाइन जो विद्यापीठ की वेबसाइट है www.slvsv.ac.in, इस पर आप जा करके ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि अब हो सकता है दोबारा चांस ना मिले। ऑनलाइन आज लास्ट डेट है, सबमिट हो जाएगा फीस के साथ। और दूसरी सूचना ये है कि जैसे आज हमने एक नए विषय को सुना, आज जुलाई अंतिम दिन है, आज हमने प्रेमचंद जी की जयंती मना ली, और इसी तरह 1 अगस्त कल है, और अगस्त का महीने आते ही हम लोग समझ जाते हैं कि अब 15 अगस्त भी आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। तो हम लोग कल स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर, जो हम लोग यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस देश में मनाया जाता है, उस शुभ अवसर पर कल 11 बजे एक व्याख्यान का आयोजन है, जिसको देंगे डॉक्टर
अमित जैन, जो एक बहुत सुप्रसिद्ध पत्रिका है चाणक्य वार्ता, उसके संपादक हैं, और उन्होंने अनुसंधान किया है किस विषय पर, स्वतंत्रता आंदोलन में जैन श्रावकों की भूमिका, इस पर उनकी पीएचडी है। तो एक बहुत ही ऑथेंटिक व्याख्यान कल 11 बजे उनका होने जा रहा है, और विषय भी यही है कि स्वतंत्रता, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जैन श्रावकों ने कितना बड़ा योगदान दिया है। इस पर कल उनका व्याख्यान होगा, आप सभी उसमें अवश्य उपस्थित हो। प्रातः 11 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे। आज मैं आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं। कल पुनः इसी स्थान पर मुलाकात होगी। सबको जय जिनेंद्र और नमो जिणा।